हेलो एंड वेलकम टू नवोदय क्रांति। आज हम क्लास 10 इंग्लिश का लेसन करेंगे अ लेटर टू गॉड, जो हमारे सीबीएसई, एनसीईआरटी और बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स, हरियाणा, यूपी, पंजाब, कई सारे स्टेट बोर्ड्स में हमारे अप्रैल के सिलेबस के अंदर है। तो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर अ लेटर टू गॉड, beautifully written by G.L. Fuentes. And in this story, there is a farmer, a poor farmer. You can see the picture. His name was Lencho. What happens in the story? He was wishing for some rain, and the rain started to fall from the sky. But suddenly the rain turned into hailstorm, and a lot of hails started falling in the fields. Due to those hails, the fields were destroyed. कोई फसल उसको नहीं होती है, यहाँ तक कि खाने के लिए भी उनके पास लाले पड़ जाते हैं, पैसा नहीं रहता है। अब ऐसी स्थिति में एक गरीब किसान, जिनकी वाइफ है, उसके 2 बेटे हैं, पूरा परिवार है, वो क्या कर सकते हैं? लेकिन जितना हार्ड वर्किंग था लेंको, he had deep faith in God. He wrote a letter to God. That is why the title of our lecture is A Letter to God. लेंचो के पास ऐसा कोई जरिया नहीं था कि वो भगवान को अपना संदेश कैसे भेजे। तो उसे अचानक ध्यान आया कि मैं एक लेटर लिख देता हूं भगवान को, और वो लेटर जैसे ही भगवान को मिलेगा, he will reply to me and he will give some money. The farmer was so innocent that he also gave the reason why he needs some money. He said कि मुझे अपने बच्चों के खाने पीने के लिए और अगले साल की बिजाई के लिए, बीजों के लिए अनाज की जरूरत है, इसलिए हे भगवान मुझे 100 सेंट, हमारे हिसाब से 100 रुपए, वहां की जो करेंसी है वो सेंट है। तो कहता कि कम से कम मुझे 100 सेंट की जरूरत है, ताकि मैं अपने बच्चों को खाना खिला सकूं और अगले साल के लिए अपने खेतों में बीज डाल सकूं। जैसे ही वो शहर जाता है, पोस्ट बॉक्स के अंदर अपना लेटर डालता है, तो क्या होता है कि वहां पर पोस्टमैन उस लेटर को निकालता है, शाम को पढ़ता है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? टू गॉड, भगवान के नाम पत्र। उस पोस्टमैन ने जिंदगी में पहले ऐसा कोई पत्र नहीं देखा था, ना ही उसे ऐसे किसी एड्रेस का पता था कि वो उसको कहां पहुंच जाए। वो हंसता हंसता पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पोस्ट मास्टर भी उस चिट्ठी के ऊपर एड्रेस देखता है, एड्रेस में लिखा हुआ था भगवान। तो पोस्ट मास्टर भी पहले तो हंसता है, लेकिन फिर पोस्ट मास्टर कहता है कि ऐसे अच्छे आदमी का विश्वास भगवान में से घटना नहीं चाहिए। तो वो अपने सारे एम्प्लॉय से पैसे इकट्ठे करता है और एक मनी ऑर्डर बनाता है। अवर लेसन बिगिंस विद मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर जो है वो कैसे भरा जाता है? तो वो एक मनी ऑर्डर भरता है, 70 सेंट उनसे इकट्ठे हो जाते हैं, और वो लेंचो जो है अगले सप्ताह आता है कि क्या भगवान ने कोई चिट्ठी उसके लिए लिखी है। तो वो 70 रुपए का मनी ऑर्डर लेके चला जाता है। तो जैसे ही वो मनी ऑर्डर वहां पर उसको मिलता है, घर जाके काउंट करता है या वहीं पे काउंट करता है, तो वो देखता है कि ये तो केवल 70 है, उसने तो 100 मांगे थे। अब he had so deep faith in God that God cannot send 70 पैसे, he wanted full money। तो वो कहता है, एक और चिट्ठी निकालता है, लिखता है और भगवान को कहता है कि ओ गॉड, send me the remaining money, but this time don't send it through post office। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को वो चोर बताता है, डाकू बताता है, एक बंच ऑफ क्रुक्स, CROOKS, बंच ऑफ क्रुक्स कहता है कि इन्होंने जरूर मेरा पैसा जो है वो चुराया है, और वो उनको कहता है भगवान को कि इस बार पोस्ट ऑफिस से ना भेजा जाए। दिस वाज द आउटलाइन ऑफ आवर स्टोरी टुडे। एंड नाउ पहली जो एक्टिविटी है मनी ऑर्डर की, हम मनी ऑर्डर से ही स्टार्ट करते हैं।
ये एक मनी ऑर्डर का सैंपल फॉर्म है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर भारतीय पोस्ट की चिट्ठी लगी हुई है, जो निशान है दो काली काली रेखाएं, ये इंडियन पोस्ट के लिए है। उसके बाद जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स इंडिया मनी ऑर्डर पे रुपीज, कितने रुपए भेजने हैं, पहले लिखने हैं शब्दों में पे रुपीज, और उसके बाद ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें पैसे जो है वो अंकों में लिखने हैं, ऊपर शब्दों में साथ में अंकों में। उसके नीचे क्या है, टू, कि ये मनी ऑर्डर किनको भेजना है, टू। तो टू में हम एड्रेस लिख देंगे जिसके पास भी मनी ऑर्डर भेजना है। पिन कोड भी है ये 6 अंकों का। जैसे अभी मैं हरियाणा जींद से पढ़ा रहा हूं तो जींद का पिन कोड है 126-102, ये पिन कोड यहां भर देंगे और उसके नीचे सेंडर्स के सिग्नेचर यहां पर हो जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, फिर से ये मनी ऑर्डर जो है इसका एक फॉर्म जो है हम फोटो करके नवोदय क्रांति में भेज देंगे, और सभी बच्चे और सभी अध्यापक कृपया करके ये जो मनी ऑर्डर है इसको जरूर भरवा लें। तो मनी ऑर्डर होने के बाद लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। इन द ओपनिंग सीन ऑफ द स्टोरी, कहानी शुरू होती है पहले अक्षर से, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। अब देखिए यहाँ पे हमें 2-3 चीजें इंग्लिश की बड़ी ध्यान से देखनी है। पहला अक्षर द, सभी बच्चे जानते हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरा वर्ड है हाउस। तो ये कहानी शुरू होती है एक घर से। ये मैंने एक छोटा सा हट बनाया है, झोपड़ी घर है, किसका है, लेंचो का, जो अभी आगे नाम आएगा। अब उसके बाद ये हाइफन है, ये मैंने इसीलिए रब किया है कि हाइफन पर जोर जा सके। दीज आर नोन एज पंक्चुएशन मार्क्स। बोलते हुए अल्प विराम, पूर्ण विराम, कहाँ रुकना है, कहाँ कितना रुकना है, उनके लिए ये है विराम चिन्ह या पंक्चुएशन मार्क्स। पहला पंक्चुएशन मार्क 2 अक्षर के बाद। तो दिस शोज अस द राइटिंग स्टाइल ऑफ जी.एल. फ्लुएंटिस। थोड़ा सा आगे चलते हैं। द वही वर्ड है जो पहले आ चुका था, ओनली वन, इसका मतलब क्या है कि जो गांव था जो अभी आएगा उसमें केवल एक घर था, हमने एक ही बनाया है। ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। वैली जो है, वैली होती है कोई भी 2 पहाड़ों के बीच की जगह जहां पर रहने को, खाने को घर बनाए जा सकते हैं, खेत बनाए जा सकते हैं। और फिर वही पंक्चुएशन मार्क मीन्स जो पहले 2 अक्षर थे उसके बाद लाइन यहां से कनेक्ट होती है, और 2 हाइफन, दिस इज नोन एज हाइफन, इनके बीच में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है। सेट ऑन द क्रेस्ट, अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो हमने घर शुरू किया था वो कहां था। क्रेस्ट इज नोन एज, देखिए साइंस का और मैथ का वर्ड है। आपने कभी पानी में पत्थर फेंका होगा, हमारे बॉलीवुड में एक गाना भी है कि ठहरे हुए पानी में कंकर ना मार बावरी, मन में हलचल सी मच जाएगी। When suppose there is some water and you throw some stone in water, तो पानी ऐसे ऐसे फैलता है। उस पानी फैलने को अगर हम डायग्राम से दिखाएंगे तो इस तरह की उसमें लहरें उठती हैं पानी में, और अगर इन लहरों को देखें, लहरें मतलब पानी जो तैरता है, कुछ पानी कहीं ऊपर उठता है कहीं नीचे जाता है। जो ऊपर उठता है दिस इज नोन एज क्रेस्ट, और जो नीचे जाता है CREST क्रेस्ट, और जो नीचे जाता है इसको बोलते हैं TROUGH ट्रंक। लेकिन ये ट्रो जो है ये फिलहाल हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का वर्ड है क्रेस्ट। मतलब ये जैसे पहाड़ियां थी चारों तरफ, बीच में एक छोटी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर एक घर ही बनने का जगह थी, स्थान थी, और वो घर बनाया था किसने, लेंचो ने, ऑफ ए लॉ हिल। और वो बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं था, अगर उसके पीछे आप देखोगे तो बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन जिस पहाड़ी पर ये लेंचो वाला घर स्थित है वो कोई बहुत ऊंची पहाड़ी नहीं है।
पहाड़ी नीची है लेकिन घर उस नीची पहाड़ी के टॉप पर है। क्रेस्ट मींस TOP, टॉप। ये हमारा पहला वर्ड मीनिंग हो जाता है जो इंपॉर्टेंट है। और पहला क्वेश्चन भी हमारा यहीं से आता है, Where was the house situated? It was situated on the top of a low hill. पहाड़ी के ऊपर। From this height, अभी हमने बात की कि थोड़ा कम है हाइट, लेकिन इस हाइट से one could see river. सबसे पहले देखिए फोटो में, हम इस घर से एक नदी को बहते हुए देख सकते थे। रिवर हो गया। एंड फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न, ये जो फील्ड है, ये जो खेत हमने बनाए हैं, ये किस चीज के हैं? राइप कॉर्न के हैं। कॉर्न होता है मक्का, और वो लगभग राइप, पक गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो किसान था लेंचो, इसके घर से पास में ही खेत थे, खेतों में मक्का था, और वो मक्का जो है वो पक गया था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, न केवल पका था बल्कि उस पर क्या आ गए थे? फ्लावर्स, फूल भी आ गए थे। और किसी भी फसल पर, पेड़ पर फूल आने का मतलब, पकने का मतलब क्या है? दैट प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट होता है फसल। जिस तरह से हम वो फूल देख रहे थे खेतों में, फूल को देखकर वी कैन इजिली एस्टिमेट दैट दिस टाइम हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स क्रॉप, CROP, क्रॉप, कि इस बार जो फसल होगी वो बहुत अच्छी होगी। ऐसा किससे पता चलता था? ऐसा पता चलता था फ्लावर्स से। तो हमारे पास दो वर्ड आ चुकी हैं। क्रेस्ट मीन्स टॉप एंड हार्वेस्ट मीन्स क्रॉप। 3 लाइन इंपॉर्टेंट है अभी तक। पहला, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फार्मर। हम लास्ट में एक क्विज भी मैं आपके साथ खेलूंगा इसी लेसन के ऊपर, उसमें यही क्वेश्चंस आएंगे जो हम पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो साथ में अपने आंसर्स भी करना। तो ये हमारे 2 वर्ड मीनिंग्स अभी तक हो चुके हैं। मैं ट्रफ को मिटो देता हूं क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है, ये मैंने रब कर दिया है। हमारे काम का क्या है? क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स टॉप, एंड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स क्रॉप। अब देखिए क्या है। The earth needed was, the only thing that earth needed was a downpour. अब ये देखिए डाउनपोर क्या होता है। खेत है, उसमें राइप कॉर्न है, और उसमें क्या है? फ्लावर्स आए हैं। अब जरूरत किस चीज के? डाउनपोर। डाउन मीन्स ये नीचे, और पोर मीन्स गिरना या टपकना। अब देखिए बादल है पहाड़ों के ऊपर, उनमें से क्या टपक सकता है? जी हां, उसे जरूरत थी, खेतों को जरूरत थी किस चीज की? रेन की। डाउनपोर मीन्स रेन। और एटलीस्ट अ शावर, पूरी बारिश नहीं होती तो शावर से, बूंदाबांदी से भी काम चल जाएगा। मीन्स हिज फील्ड्स नीडेड वाटर। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields, जो एक किसान है उसे पता होता है कि उसके खेतों को किस चीज की जरूरत है, वो अपने खेतों को बहुत ही इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स वेरी वेल, बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपने खेतों को जानता था, और उसे पता था कि उसके खेतों को किस चीज की जरूरत है, और वो उन्हीं चीजों को प्रोवाइड कराना चाहता था। इसीलिए वो किसको देख रहा था? डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई, उसकी एकमात्र उम्मीद ऊपर थी, आसमान की तरफ देख रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि बारिश आ जाए, ज्यादा नहीं तो थोड़ी आ जाए। ज्यादा बारिश के लिए डाउनपोर, और थोड़ी बारिश के लिए शावर। इंटीमेटली हो गया, वेरी वेल,
स्काई को देखता है एंड इन द नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो जब हम छोटी क्लास में तो हम क्या कहते थे कि अगर आप अपना चेहरा सूरज की तरफ करोगे तो सूरज की तरफ ईस्ट होता है, EAST ईस्ट। आपके दाएं हाथ की तरफ साउथ आ जाएगा, आपके बाएं हाथ की तरफ नॉर्थ आ जाएगा, और आपके पीठ के पीछे जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो दिस इज अ डायरेक्शन सेंस। और वो कहता है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट के बीच में वो यहां पर देखता है NE। नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो नजरें गिराए हुए देखता है। यहां से भी हम देखें तो नॉर्थ और ईस्ट दोनों के बीच में यहां जैसे ही लेंस जो ऐसे देखता है इस एंगल पर तो उसे बादल दिखाई देते हैं, जो उसकी अकेली हॉप थी कि बादल आएंगे, बारिश लाएंगे और खेतों में अन्न को सोना बनाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो देखता रहता है कंटिन्यूअसली। नाउ अब देखिए जैसा हमने डैश की बात की थी, हाइफन की बात की थी, फिर से पंक्चुएशन मार्क्स आ गए। ये देखिए दो उल्टे कोमास, एक ये और फिर वो अपनी बात कहता है। इसको हम बोलते हैं इनवर्टेड कोमास, क्योंकि कोमा तो है लेकिन उल्टा है। इनवर्टेड कोमास, INVERTED, इनवर्टेड कोमास। फिर से वही बात एक बार से रिपीट कर लेता हूं मैं कि ये जो हमारे राइटर हैं आज के GL फ्यूएंटिस, ये इनका लिखने का स्टाइल है कि ये बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स या विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कोमास का मतलब ये कि ये जो बात है ये किसी ने कही है। अब पहले बात देखते हैं क्या है, फिर हम देखेंगे किसने कही है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि बादल आ गए हैं तो अब हमें क्या मिलेगा, वाटर। वुमेन संबोधित करता है किसको, वुमेन को। एक किसान की वुमेन कौन हो सकती है, 4 नंबर 5वां मीनिंग, हु इज वुमेन। यहां एक क्वेश्चन भी बन रहा है, हु इज वुमेन। वुमेन इज नो वन एल्स बट वाइफ ऑफ लेंचो। वो अपनी वाइफ को आवाज लगाता है कि अब हमें पक्का पानी मिलेगा, बारिश होगी। क्योंकि आप भी अभी 10th क्लास के बच्चे हो, बादलों को देखकर आपको आइडिया हो जाता होगा कि कितना पानी बादलों में है, कितनी देर बाद वो बारिश कर सकते हैं। तो क्या डायलॉग है कि वुमेन, ही औरत, नाउ वी आर गोइंग टू गेट वाटर, बीच में वर्ड था रियली, वास्तव में हमें पानी मिलेगा पक्का, क्योंकि काले घनघोर बादल घुमड़ आए हैं। घुमड़ घुमड़ कर बादल आए, अपने संग वर्षा भी लाए। तो हम यहां बादलों पे कविता भी की जा सकती है। आगे देखिए, द वुमेन, अब बता रहे हैं वुमेन कौन थी, क्या कर रही थी। वुमेन थी वाइफ ऑफ लेंचो, वाज प्रिपेयरिंग, कुछ तैयार कर रही थी। अब ये बताइए कि विमेन क्या तैयार कर सकती है, सुपर, SUPPER। वर्ड मीनिंग नंबर 6, एंड सपर मीन्स फूड, और शाम के फूड को, रात के फूड को क्या कहते हैं, डिनर, DINNER, डिनर। The wife of the farmer was preparing dinner. She said, yes, क्यों नहीं। और वही इन्वर्टेड कोमास है। अब औरत की बातों को यूं का यूं कोट किया गया है, जैसे आप मूवीज में देखते हैं, एक डायलॉग हीरो का, एक डायलॉग हीरोइन का। और अगर कोई सुनने वाला कहे, या यूं लगा लीजिए आजकल लॉकडाउन में महाभारत चल रही है टीवी पे, महाराज धृतराष्ट्र जी अंधे हैं, आंखों से देख नहीं पाते, और उन्हें उनकी सारी बातें उनका एक मंत्री विदुर बताता है। तो विदुर क्या कहेगा कि लैंको बोलता है, विमेन वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। फिर कहता है महाराज अब लेंचो की बीबी बोल रही है, क्या बोला उन्होंने, गॉड विलिंग, भगवान की
विल इच्छा रही तो हम क्यों नहीं पानी को प्राप्त करेंगे, जैसी भगवान की इच्छा। तो ये जो इन्वर्टेड कोमास हैं, इन्वर्टेड कोमास बिगिन, इनके लिए एक और वर्ड भी है, हम इनको कई बार कोटेशन भी बोलते हैं, QUOTATION, कोटेशन। पूरी बात को कोटेशन कहेंगे और सिर्फ कोमा को कोट कहेंगे, विद इन कोट। और जैसे ही कोट खत्म हो जाते हैं तो हम इनको बोल देते हैं अनकोट, कोट, अनकोट। और बीच में जो भी बात कही गई है, जो डायलॉग कहा गया है, दैट इज नोन एज कोटेशन। इन तीनों वर्ड्स का आपको पता होना चाहिए, हालांकि एग्जाम वगैरह में कहीं नहीं आएगा, लेकिन इस चीज से हमें एक चीज याद आती है, मैथ में जब हम भाग देते हैं, भाज्य, भाजक, गुणनफल, लगभग वैसी चीजें, कॉट, कोटेशन, अनकॉट। सपर मीन्स डिनर। और किसान की पत्नी क्या कहती है कि भगवान की इच्छा हुई तो हमें आज जरूर पानी मिलेगा, और हमारे खेत जिनमें फूल आ गए हैं, मक्के के खेत हैं, उनको पानी की बहुत आवश्यकता है। और आज भगवान भी हम पर मेहरबान है, पहाड़ों के पीछे बादल आए थे काले, घुमड़ घुमड़ कर पानी लाए थे, और दोनों पति पत्नी कहते हैं आज बारिश पक्का होगी, एंड दे आर वेरी हैप्पी। Older boys were working in the fields। अब देखिए, लैंको आ गया है, लैंको की वाइफ आ गई है, अब उसके बड़े बच्चे क्या कर रहे थे, वर्किंग इन द फील्ड, फील्ड मैंने खेत। ये एक और क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया, व्हाट वर द ओल्डर बॉयज डूइंग, दे वर वर्किंग इन द फील्ड्स, डिगिंग। आपने हिडन ट्रेजर पढ़ा होगा कि खेत है उसको खोदो, खोद दिया तो बीज डाल दो, बीज डाल दिया तो उसमें फसल आ जाएगी, फिर हम फसल को भी तैयार करते हैं। तो बहुत सारी एग्रीकल्चर की विधियां हैं। तो बड़े बच्चे जो हैं अपने खेतों की देखभाल कर रहे थे, बहुत मेहनत करके। वो ये जो हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं, वो अनाज उगाने के लिए किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसकी 6 महीने की मेहनत। और अभी देखना कुछ आगे कहानी में क्या होता है, एक बहुत ही अनहोनी होने जा रही है, हम देखते हैं। While the smaller ones, और जो उसके छोटे बच्चे थे, अभी तक ये नहीं बताया कि कितने बड़े बेटे थे, कितने छोटे बच्चे थे, were playing near the house until, घर के पास ही छोटे बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे। टिल समय बताता है, और until उस समय तक, जब तक वो खेलते रहे, वो काम करते रहे, कब तक। द वुमेन, द वाइफ ऑफ द फार्मर, कॉल्ड टू देम ऑल, वो सबको एकदम से बोलती है, कॉल मीन्स बुलाना, आवाज लगाती है। सी शाउटेड, क्या शाउट करती है, कम फॉर डिनर, जो ऊपर सपर तैयार हो रहा था, SUPPER, सपर, डिनर, वो तैयार हो गया है, और वो बुला लेती है कि कम फॉर डिनर, आप सभी आ जाओ, आज का खाना तैयार है। और माँ की आवाज सुनते ही बच्चे खेल छोड़कर भाग आते हैं, और जो खेत में काम कर रहे थे वो भी खाना खाने वापस आ जाते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील भी वही है, ईटिंग फूड, ड्यूरिंग उस समय में, जब वो सारे मिलकर खाना खा रहे थे, उस समय क्या होता है, जस्ट एज, उसी समय क्या होता है, आगे की कहानी करते हैं शुरू। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, नेक्स्ट हमारा मीनिंग आ गया है प्रिडिक्टेड, PREDICTED, प्रिडिक्टेड होता है भविष्यवाणी करना, पहले ही बताना। पहले का मतलब फॉर, और बताने का मतलब टेल, फॉर टेल। जैसा कि अनुमान लगाया था लेंचो ने, खाना खाते खाते, खाना भी पूरा नहीं खा पाए थे, बीच में ही क्या हो जाता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बादलों से बड़ी बड़ी बूंदें नीचे गिरने लगती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट, वो जो हमने पहले ही बात की थी,
ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट की जो हमने बात की थी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो बड़े बड़े हमारे बादल आए थे, जैसे ये लेंचो हमारा यहाँ खड़ा है, लेंचो की आंख बना देते हैं, लेंचो का मुंह बना देते हैं, इसका नॉर्थ ईस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये उत्तर और पूर्व के बीचों बीच जहां पर बादल दिखाई दे रहे थे उसी तरफ लेंचो दोबारा देखता है। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, जितने बड़े बड़े पहाड़ थे ना उतने ही बड़े बड़े बादल, दोनों को कंपेयर करता है। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स लेंचो को दिखाई देते हैं, could be seen approaching and they were moving towards their house and their fields। यहाँ पे एक चीज और बता दें, फार्मर का नाम आ चुका है लेंचो, उनकी वाइफ का नाम अभी तक नहीं आया है, ना बड़े बच्चों का नाम आया है, ना छोटे बच्चों का नाम आया है, और ना ही आगे किसी का नाम आएगा। तो इसमें पूरी की पूरी कहानी में सिर्फ और सिर्फ एक मुख्य पात्र है, और पात्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं करेक्टर। सो लेंचो इज द मेन करेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। पात्र जैसे रामायण महाभारत में रामलीला में दूसरे का रोल निभाते हैं, तो उसी तरह किसान का रोल जो निभा रहा है, द करेक्टर ऑफ द फार्मर, नाम क्या है उसका, लेंचो, और पूरे पाठ में सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी का नाम दिया गया है। आपको याद करने में आसानी हो जाएगी और इसका महत्व भी बढ़ जाएगा। ये भी लिखने का स्टाइल है किसका, G.L. फ्यूएंटिस का, कि बच्चों को बहुत सारे नाम याद ना करने पड़े, सिर्फ एक नाम से काम चल जाएगा और उसका भी नंबर मिलेगा पेपर में। हु वाज लेंचो, लेंचो वाज अ फार्मर। हु वाज द फार्मर, आंसर आ जाएगा लेंचो। आगे पढ़ते हैं। The air was fresh and sweet, और जब बादल आते हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश गिरती है, तो मिट्टी में से जो भीनी भीनी खुशबू निकलती है वो मन को हर्षाती है। दैट इज वेरी स्वीट, बहुत अच्छा लगता है। और अभी जब आप, अभी गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, जब आप नया मटका लगाओगे पानी पीने के लिए और उसमें भी पानी डालकर पानी पियोगे, तो मिट्टी की बड़ी ही प्यारी प्यारी खुशबू आपको आएगी। तो वैसा ही अब बादल आए हैं, तो अब हवा देखिए कैसी है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, द मैन वेंट आउट, आदमी खाना खाते खाते बीच में बाहर आता है, फॉर नो अदर रीजन, और उसका बाहर आने का कोई और दूसरा कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लेजर, प्लेजर मीन्स हैप्पीनेस। नंबर 8, pleasure, P-L-E-A-S-U-R-E, pleasure, pleasure means happiness, और अगर आप सिंपल हैप्पी लिखना चाहो तो हैप्पी भी लिख सकते हो। अगर हम हैप्पीनेस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हैप्पी। चीज की फीलिंग, जब आपके हाथ पर, जब आपके शरीर पर, जब आपके मुंह पर बारिश की ड्रॉप्स गिरेंगी तो कैसी फीलिंग आपके अंदर आएगी, उसको महसूस करने के लिए जो लेंको है वो घर से बाहर आ जाता है, फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, घर के अंदर से बाहर निकलता है, बारिश का मजा लेता है, वापस रिटर्न करता है, अंदर आता है और कहता है। अब ये आगे की 2 लाइनें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं कि बाहर आकर वो क्या कहता है। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins। एक बार डायरेक्शन हम रब कर देते हैं। What did the farmer say? He says rain drops as
कॉइन, एज कॉइन। वो कहता है कि भगवान ने हमारे खेतों में बारिश नहीं भेजी है, बल्कि ये बारिश तो हमारे लिए पैसे के रूप में है, ये हमारे लिए सिक्कों के रूप में है। ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से सिक्कों की बारिश हो रही हो। These are all like the rain drops। ऐसा कहता है फार्मर जो है हमारा। आगे देखते हैं। The big drops are 10 cent pieces। अब ड्रॉप्स कैसी हैं? कुछ बड़ी बड़ी पानी की बूंदें हैं। Big drops are 10 सेंट। सेंट का मैं सी लिख रहा हूं। अब देखिए सेंट क्या है। सेंट इज द करेंसी ऑफ दैट कंट्री। जैसे भारत में रुपया है, आजकल तो रुपये को भी ऐसे आर रे लिख के ऐसे कर देते हैं। रे के ऊपर का जो डंडा होता है ना हिंदी में, वो नीचे ले आए हैं। पहले हिंदी में रुपए ऐसे लिखते थे, इंग्लिश में रुपीज ऐसे लिखते थे, और अब क्या किया, इन दोनों को मिला करके ये ऐसा लिख दिया। ये हिंदी का तो रे, एक बार देखिए जरा फिगर। रे के ऊपर का डंडा र हिंदी का, और अगर इसी डंडे को ऐसे खड़ा कर दिया जाए तो आर इंग्लिश का। इंग्लिश का रुपीज और हिंदी के रुपए को मिलाकर ये नया सिंबल दिया गया है भारत की पैसे को, करेंसी को, धन को। उसी तरह से उस देश में करेंसी क्या है? CENT, सेंट। तो लेंचो जो फार्मर है वो कहता है कि पानी की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, दे आर 10 रुपी कॉइन एंड द स्मॉल ड्रॉप्स आर 5 रुपी कॉइन। The big drops are 10 cent coins and the small drops are 5 cent coins। इस तरह की बात जो है वो जो हमारा आज का फार्मर है, किसान है, वो इस तरह की बातें करता है। नेक्स्ट पेज। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of। ये हमारी टेक्स्ट बुक है। तो वो कहते हैं कि उसके मुंह पर भी satisfied, बहुत संतुष्टि भरी एक्सप्रेशन रहती है, बहुत satisfied है। He regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। क्या कहता है देखिए कि इस बारिश के कर्टन में चारों तरफ जो हमारी रेन गिर रही है बादलों से, ये एक पर्दे की तरह है। कर्टन मीन्स पर्दा, और इसके अंदर सब कुछ लिपटा हुआ है। और इस चीज को देखकर वो बहुत सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, हैप्पी है। हैप्पी क्यों है? क्योंकि उसने सुबह से भगवान से अगर कुछ मांगा था तो वो था बारिश, और शाम को बारिश आ गई। राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। राइप वर्ड भी दोबारा आया है, कॉर्न मक्का भी दोबारा आया है, और फ्लावर्स भी दोबारा आए हैं, सिग्निफाइंग दैट how important it is for the farmer to have a ripe फसल, harvest in the fields। But suddenly, और जैसा कि कहानियों में होता है, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है कोई ना कोई गलत काम हो जाता है। suddenly a strong wind began to blow। विंड आ गई हवा, and along with rain very large hailstones began to fall। और अब नेक्स्ट हमारा मीनिंग है हेल स्टोन्स।
स्टोन जो होता है वो पत्थर होता है और हेल जो होता है वो होता है आइस। क्षेत्रों में बड़े ओले गिरते हैं तो उनको हेल स्टोन्स कहता है। आसमान से हेल, आप अंदाजा लगाइए, जिस पकी हुई फसल को सिर्फ पानी की जरूरत थी उसके ऊपर ओले, बर्फ या हेल स्टोन्स गिरने लग जाएं तो फिर उस किसान के ऊपर क्या बीतेगी। ये पाठ उसी एक्सप्रेशन पर आधारित है। और फिर क्या होता है, दीज हेलस्टोन्स को इकट्ठा करने लग गए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो वेदर, मौसम बीडी बैड, काफी खराब हो गया था। एक्सक्लेम्ड द मैन, बेचारा किसान लेंचो कहता है कि हे प्रभु इतना खराब मौसम ना करो, हमने तो सिर्फ बारिश मांगी थी। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं होप करता हूं कि काश ये फसल ये बच जाए इन ओलों से, और एंड इट पासिस क्विकली, हवा के साथ ये बहुत जल्दी यहां से चले जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और तकरीबन 1 घंटे तक उस घर पर, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड, होल वैली, उन दोनों पहाड़ों के बीच में जितना भी वहां वैली थी, जो घाटी थी, जो समतल मैदान था, उस सारे पर 1 घंटे तक ओले, और वो भी बड़े बड़े स्टोन्स, पत्थरों जितने ओले गिरते रहे, और फसल जो थी वो सारी की सारी खराब हो गई। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा जो खेत है वो सफेद हो गया। देखिए फोटो भी है हमारी बुक में कि पूरा का पूरा जो खेत है वो बिल्कुल सफेद हो जाता है। ये लेंचो हमारे फार्मर्स हैं, इनके पीछे हमें खेत दिखाई दे रहा है और पूरी की पूरी फसल जो है सफेद। जैसे कई बार आपने न्यूज में देखा होगा कि हिली एरियाज में पूरी बर्फ जम जाती है, सड़कों पर भी 1 फीट तक की, 2 फीट तक की, 3 फीट, 4 फीट, 5-6 फीट तक, पता नहीं कितनी बर्फ वहां गिरती है। हमारे यहाँ जैसे बारिश होती है वैसे ही वहां पर बर्फ का गिरना एक सामान्य घटना हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, ऐसे लगता था कि किसी ने सफेद नमक की चादर वहां बिछा दी हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, कोई भी पेड़ ऐसा नहीं था कि जिसपे कोई पत्ता बच जाए। द ट्रीज बिकेम लीफलेस, और जब पेड़ के ही पत्ते झड़ जाएंगे तो मक्के की फसल के ऊपर क्या बचेगा। बहुत बुरा होता है किसान के साथ। Not a leaf remained on the trees, the corn was totally destroyed, the flowers were gone from the plants, और जिन फूलों को देखकर वो इतरा रहा था उनके ऊपर से वही सारे फूल झड़ जाते हैं। एकदम से देखिए किस तरह से कहानी सुखद होते होते दुखद हो जाती है। और आजकल भी ऐसा ही है कि जब गेहूं की फसल पूरी तैयार है तो हमारे यहाँ बारिश, और परसों तो ओले भी आए थे, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितना जल्दी हो उसके मौसम बिल्कुल साफ रहे ताकि किसानों को उनकी अनाज की पूरी कीमत मिल सके। इस तरह के पाठों में देखिए जो है हमारे अंदर एक फीलिंग भी लाता है, गुड फीलिंग, एक दूसरे को समझने की बातें भी। इसीलिए कहा गया है कि जो लेसन्स है, जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, वो हमारे एक समाज का आईना भी है। ये ना केवल हमें एक्सप्रेस करता है, ना केवल आपको शब्द देता है बोलने सुनने के लिए, अपितु साहित्य जो है हमारे समाज का आईना भी है। एक दूसरे के प्रति कैसा हमें माहौल मिलना चाहिए, क्या हमारी भावनाएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें देखिए किसान के साथ हम एसोसिएट हो जाते हैं, हमारी भावनाएं उनसे जुड़ जाती हैं। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, सोल होती है आत्मा, सैड का आपको पता ही अपोजिट ऑफ हैप्पी। जो किसान अभी तक बहुत हैप्पी था अचानक बहुत उदास हो जाता है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, A plague of locusts would have left more than this. हे भगवान, ये तुमने क्या किया,
इससे तो जो टिड्डी दल होते हैं, टिड्डी देखे होंगे आपने, जिसे हम हरा हरा सा इतना सा जीव होता है, उड़ता भी है। कुछ बच्चे उसे हेलीकॉप्टर कहते हैं, कुछ उसे राम का घोड़ा कहते हैं, कुछ उड़ने वाला घोड़ा कहते हैं, टिड्डा जो होता है। तो किसान कहता है कि इससे तो ज्यादा फसल मेरी तब बच जाती जब 10,000, 20,000 या लाखों की संख्या में आते हैं टिड्डी दल, वो लोकस्ट, LOCUSTS। नेक्स्ट हमारा मीनिंग है लोकस्ट। टिड्डा हम इनको कह सकते हैं, या एक तरह का ये वॉर्म है, कीड़ा। तो किसान क्या कहता है कि इससे अच्छा तो फसल पर कीड़ों का आक्रमण हो जाता, कुछ तो बचता। ओलों ने तो हमें, हेल स्टोन्स ने तो हमें कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। The hail has left nothing. This year we will have no corn. और इस साल में कोई कॉर्न नहीं बचेगा। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. 6 महीने से जो all work हमने किया था, और बड़े बच्चे तो आज भी खेतों में काम करके आए थे, सारा का सारा सत्यानाश हो गया, सारा का सारा वेस्ट हो गया। For nothing. हमें नोथिंग, कोई भी चीज नहीं मिलेगी, हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। There is no one who can help us. We shall all go hungry this year. खाने लायक अनाज भी इस बार नहीं बचा। This is the first part of our story. इसके बाद हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। What did Lencho hope for? पाठ के शुरू में लेंचो को क्या होप थी, पूरा टेक्स्ट देखना आप, होप क्या थी। Why did Lencho say the raindrops were like new coins? Why? क्यों कहता है गिर रही है बूंदे और वो कह रहा है कॉइन? तो एक बार दोबारा लेसन पढ़ना और फाइंड आउट करके देखना क्यों कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, how did the rain change what happened to Lencho's fields? बारिश चेंज हुई तो किस चीज में हुई, और उसके फील्ड्स को क्या हुआ, खेतों पे क्या असर हुआ। What were Lencho's feeling when the hail stopped? और जब वो बारिश रुकी तो लेंचो की फीलिंग क्या थी। चारों क्वेश्चंस वन बाय वन हम कर लेते हैं एक बार। पहला क्या था, होप। देयर वाज ओनली वन होप। कॉर्न के फील्ड थे, फ्लावर्स आए हुए थे, थोड़ा सा ऊपर से कुछ मिल जाता। फॉर सम रेन, आप इसमें अपनी मर्जी से कह सकते हैं, फॉर सम वाटर, फॉर सम रेन, फॉर सम शावर, और फॉर हैवी रेन, कुछ भी हमें मिल जाए काम चल जाएगा। दूसरे में न्यू कॉइन क्यों कहा गया है, क्योंकि उस तैयार फसल पर जितनी बारिश गिरेगी वो सोना उगलेगी, मींस बहुत अच्छी फसल हो जाएगी और अच्छे पैसे में मार्केट में बिकेगी, तो उसे वो बूंदे बाजार में बिकने वाले फसल के दाम के रूप में दिखाई दे रही थी। तीसरा क्वेश्चन था, रेन चेंज हुई हेल स्टोन्स में या आइस में या ओलो में। हेल जमा स्टोन, हेल स्टोन, पत्थर जितने मोटे मोटे पानी के जमे हुए टुकड़े जिन्हें हम ओलावृष्टि कहते हैं। और फील्ड क्या हुआ, फील्ड वर डेस्ट्रॉयड। और लास्ट क्वेश्चन यही था कि लेंको की फीलिंग कैसी थी, ही वाज सैड, ही वाज हंग्री, फुल ईयर दे विल गेट नथिंग टू ईट। और जैसा कि हमने बात की थी, अभी हम एक बड़ी प्यारी सी क्विज खेल लेते हैं, और ये क्विज अभी आपके सामने आ रही है। क्विज है लेसन 1 अ लेटर टू गॉड की, और ये अभी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाती है। लेट अस प्ले दिस क्विज, और आप लोगों को भी इसका लिंक भेजेंगे, आप भी खेलना। अभी हम लाइव खेलते हैं सारे के सारे मिल करके। ये मोबाइल है आपके सामने, ये लिंक खुल गई है। व्हाट इज योर नेम, अभी टाइम बचाने के लिए नेम मैं ए लिख देता हूँ, स्कूल का नेम मैं बी लिख देता हूँ,
ताकि हमारा टाइम बच जाए। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो है, कॉन्टैक्ट नंबर हम 1 लिख देते हैं, क्यों लिख दिया है। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट पोइम। आज हमने जो फर्स्ट फ्लाइट बुक पढ़ी है, इसकी पहली पोइम का नाम, पहले लेसन का नाम क्या है। नहीं सॉरी, ये हमारा जो हमने पिछला लेक्चर था उसकी क्विज तैयार होके आ गई है। आप बताइए, आपने फायर एंड आइस पढ़ी थी, रोड नॉट टेकन पढ़ी थी, डस्ट ऑफ स्नो पढ़ी थी, या नन ऑफ द अबव। कौन सी पोइम आपने नवोदय क्रांति के पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। ये थी डस्ट ऑफ स्नो। पहला सवाल हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द राइटर ऑफ द पोइम। आप बताइए, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी, जॉन किट्स ने लिखी थी, या नन ऑफ द अबव। जो साथी अभी ऑनलाइन हैं वो भी अपने जवाब सेंड कर सकते हैं। जो विद्यार्थी अभी देख रहे हैं वो अपना आंसर बता दीजिए। वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जॉन किट्स एंड नन ऑफ द अबव। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हमने कविता पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 3, विच बर्ड इज मेंशन्ड इन द पोइम। स्पैरो की पोइम थी, क्रॉ की थी, नाइटिंगेल की थी, या पैरट की थी। स्पैरो, क्रॉ, नाइटिंगेल और पैरट। क्रॉ की थी, और उसमें भी वो सैडनेस की पोइम थी, जैसे आज हमारे किसान लेंचो सैड हो जाते हैं। चौथा क्वेश्चन, विच ट्री डिड द क्रॉ शेक। डस्ट ऑफ स्नो में कौन सा पेड़ हिलाया गया था। ए मैंगो, बी ओक, सी पीपल, डी हेमलॉक। हाँ जी, करोड़पति के सभी सैनिकों, कौन बनेगा करोड़पति बताइए। मैंगो का पेड़ था, ओक का, पीपल का, या हेमलक का। इट वॉज हेमलक ट्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज सेव्ड इन द पोइम। What was saved? A crow, B tree, C snow and D part of day. आप बताइए इन चारों में से कौन सा उत्तर है, क्या बचा था। यस, इट वॉज द पार्ट ऑफ द डे। थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा देता हूं। द पोइट वॉज सिटिंग अंडर अ हेमलक ट्री, ए क्रो केम देयर, ही शुक द ब्रांचेस ऑफ द ट्री and the snow of the tree fall down, and the sad poet when came in the contact of nature enjoyed the nature and some part of his day was saved. Next question देखिए, how was the mood of the poet। how was, पहले कैसा था मूड, हैप्पी, प्लेजेंट, सैड या गुड। poet was sad. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फेल डाउन ऑन द पोइट। पोइट के ऊपर क्या गिरता है, अभी भी मैंने रिमाइंड कराया था, पहले भी था। डस्ट ऑफ स्नो गिरती है, डस्ट ऑफ ट्री गिरती है, डस्ट ऑफ रेन गिरती है, या डस्ट ओनली। इट वॉज डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग। द पोइट वॉज स्टैंडिंग नियर द ट्री, ऑन द ट्री, अवे फ्रॉम द ट्री एंड अंडर द ट्री। ये देखिए चारों ऑप्शंस में ट्री है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का मामला आ गया। नियर है, ऑन है, अवे है, या अंडर है। बताइए कहाँ है। यस, द पोइट वाज अंडर द ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ फॉलिंग द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। जब वो डस्ट ऑफ स्नो पोइट पर गिरती है तो उसका क्या असर होता है। ए चेंज्ड द मूड, बी चेंज्ड हिज कलर्स, सी चेंज्ड हिज क्लॉथ्स एंड डी चेंज्ड हिज जॉब। ऑप्शन ए, पोइट का मूड चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ट्री इज हेमलक। हेमलक कैसा ट्री है। नंबर 1, इट स्मेल्स स्वीट, बी पॉइजनस, सी ब्यूटीफुल फ्लावर ट्री एंड डी नन ऑफ द अबव। हेमलक जो है वो एक पॉइजनस सा ट्री होता है, बड़ा बेकार सा होता है। ओके, 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, और ये अब हम मोबाइल में अपने आंसर्स को सबमिट कर देते हैं। ये हमने कर दिए आंसर्स को सबमिट। ओके, ये कह रहे हैं कि कंटेक्ट नंबर आपका गलत है, तो फ़ोन नंबर एक बार मैं ज़रा ठीक कर देता हूँ। 9
21524647 ये आपके पास मेरा मोबाइल नंबर भी आ गया। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप इस नंबर पर भी पूछ सकते हैं। अभी हम आगे चलते हैं। ये हमने एंटर कर दिया है और अब हम इस क्विज का आंसर सबमिट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। व्यू स्कोर देखते हैं अभी हमारे कितने नंबर ठीक आएंगे। व्यू स्कोर 10 आउट ऑफ 10। ओके, तो इसका मतलब आप सभी ने ये जो पार्ट है ये बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपके 10 में से 10 नंबर आए हैं। इस क्विज का लिंक अभी नवोदय क्रांति पर भी हम सेंड करेंगे और सभी बच्चे घर पर भी ये क्विज खेल सकते हैं, आज भी 2-4 दिन के बाद भी। तो दैट वाज ऑल अबाउट द क्विज एंड कमिंग बैक टू आवर चैप्टर ऑफ टुडे। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा पिछले जो हमने 10th क्लास की फर्स्ट पोइम की थी, उस पोइम का हमारा आज का क्विज था। 10 क्वेश्चंस हमने पूछे। तो आज एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं लेसन का, फिर अभी हमारे पास 2-3 मिनट ही हैं, उसके बाद हमारा आज का नेक्स्ट लेसन जो है वो तैयार रहेगा। तो लेट अस हैव अ रिकैप। आज हमने किया इंग्लिश 10th क्लास। बुक का नाम था फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट मैंने पहली बार जब कोई उड़ता है, थर्ड लेसन में फ्लाइट के बारे में कहानी है बहुत प्यारी। नेम ऑफ द चैप्टर इज अ लेटर टू गॉड। नेम ऑफ द राइटर इज जी.एल. फेंटेस। फिर हमने ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। ये देखिए, हिल्स थे ऊंचे ऊंचे, उनके बीच में एक वैली थी, समतल जगह जहां पर सभी जो लोग हैं वो रह सकते हैं, खेती कर सकते हैं। एक किसान था लेंचो, उसने अपना घर बनाया था वहां पे। घर के चारों ओर पेड़ थे, पौधे थे, फूल थे और ये घर भी एक छोटी पहाड़ी के ऊपर था। वहां से उसको नदी भी दिखाई दे रही थी, नदी का पुल भी है। वो अपने खेतों में जाता है, खेतों में मक्का बोया हुआ था, कॉर्न फ्लावर आए हुए थे उस पर और बहुत अच्छी फसल थी। उनको रेन ड्रॉप्स की जरूरत थी, भगवान रेन ड्रॉप्स भी दे देता है। बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट के समान थी और छोटी बूंदें 5 सेंट के समान थी। और सेंट हमने बताया कि जैसे भारत में रुपीज या रुपया, दोनों को मिलाकर ये सिंबल आजकल हो गया है। ऐसे लगता था कि मानो साक्षात सोना खेतों में गिर रहा है। लेकिन तभी अचानक मौसम में परिवर्तन आता है और बहुत वहां पे सारी फसल खराब हो जाती है। पूरे खेत में साल्ट की तरह सफेद चद्दर आ जाती है एंड लेंको वाज वेरी सैड। तो दिस वाज ऑल अबाउट अ लेटर टू गॉड। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ समझ में ना आया तो काइंडली टाइप ऑन दिस। ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं एंड बाय द इवनिंग यू विल गेट यूट्यूब लिंक और एक रेडियो का लिंक भी हम करेंगे। यही लेसन आपको रेडियो पे भी मिलेगा, सिर्फ ऑडियो में। फेसबुक पर आपको वीडियो में मिल रहा है और यूट्यूब पे आपका डल जाएगा शाम तक का। और फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो यू कैन टाइप योर क्वेश्चन एंड सेंड इट टू नवोदय क्रांति। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू।